जी भाई बहनों, प्रणाम करता हूँ आप सभी को। आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल @नंदलाल भारती पर आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। भाई बहनों, आज मैं एक कहानी लेकर उपस्थित हूँ। इस कहानी का शीर्षक है पराया पन। भाई बहनों, आइए सुनते हैं कहानी पराया पन। अक्टूबर का महीना था। धान की फसल युवा अवस्था में थी। मेड़ों पर से पानी कल कल कर बह रहा था। नदी, पोखर सब लबालब भरे हुए थे। लोग धान की निराई में लगे हुए थे। द्वार तक पानी भरा हुआ था। दरवाजे के सामने खटिया डालने भर की सूखी जमीन नहीं थी। रह रहकर बादल उमड़ रहे थे। जोरदार बारिश की उम्मीद बनी हुई थी। इसके बाद भी गांव से कुछ दूर बूढ़े बरगद के नीचे लोग सुबह से ही जमा हो रहे थे। हीरा साहब के घर से औरतों के रोने की आवाज लोगों के दिलों को दुखा रही थी। बाबूजी बाबूजी कहकर बेटी बहू छाती पीट पीट कर रो रही थी। हीरा साहब के मरे आज 10 दिन हो गए। बूढ़े बरगद के नीचे घाट बैठ रहा था। हीरा साहब शहर में बड़े पद से रिटायर हुए थे। हीरा साहब जब भी नौकरी से गांव आते तो दूर दूर से लोग मिलने आते। क्या जात क्या पहचान, सभी लोग साहब के नाम से जाना करते थे। दूर दूर के गांव में उनकी बड़ी इज्जत थी। हीरा साहब गरीबी में पले बढ़े थे। मीलों तक नंगे पांव पैदल चलकर पढ़ने जाते थे। पैदल चल चल उनके तलवे की मोटी परत निकल जाती थी। कभी कभी तो उनके पांव से खून बहने लगता था, पर वे स्कूल जाना बंद नहीं किए थे। पढ़ाई में बहुत होशियार थे। उनके जमाने में बिजली की पहुंच गांव तक तो थी नहीं। चिमनी डेबरी से पढ़ाई होती थी। गरीबी इतनी थी कि मिट्टी का तेल भी नहीं खरीद पाते थे। आवागमन के साधन भी न थे। पगडंडी या मेड़ों से होकर मीलों दूर स्कूल जाना होता था। पूरे गांव में हीरा बाबू ही इकलौते थे जो अधिक गरीब थे। अत्यधिक गरीब होने के बाद भी पढ़ाई के प्रति समर्पित थे। गरीबी, अशिक्षा, जातिवाद का खूब बोलबाला था। अंग्रेजी शासन में हीरा बाबू ने 12वीं की परीक्षा पास कर नाम रोशन कर दिया था। गरीबी भी हीरा साहब का मंसूबा नहीं हिला पाई थी। 12वीं के बाद उन्होंने पढ़ाई छोड़ दिया और काम की तलाश में शहर चले गए। शहर में पुलिस ऑफिसर की नौकरी मिल गई। अपनी मेहनत, लगन, अनुशासन और पक्के इरादे की वजह से ये सफल भी हुए। हीरा साहब 2 भाई थे। हीरा छोटे थे, दूसरे भाई थोड़ी बड़े थे। दोनों भाइयों के प्यार को देखकर लोग हीरा को लक्ष्मण कहते थे। हीरा साहब ने थोड़ी को अपने से अलग कभी नहीं समझा। वे थोड़ी के बड़े लड़कों को शहर भेजकर पढ़ाए और दूसरे को अपने साथ शहर पर अपने लड़कों को उनकी हाल पर छोड़ दिए।
एक ऐसे भी भाई थे हीरा जो अपने बच्चों को गांव में पढ़ने के लिए छोड़ दिए थे और अपने भाई साहब के बड़े भाई साहब के बेटे को एक बेटे को शहर और दूसरे को अपने साथ ले गए थे जहाँ उसे कौशल शिक्षा दे रहे थे। एक ही लड़की थी, वो अभी स्कूल कभी नहीं गई। देखिए विडम्बना, हीरा साहब की एक ही लड़की थी, उसे स्कूल जाना नसीब नहीं हुआ। एक लड़की, वह भी स्कूल का मुंह नहीं देख पाई थी। चोरी के दोनों लड़के सफल हो गए, अपने अपने पांव पर खड़े हो गए, पर हीरा साहब के तीनों लड़के असफल रहे। लोग छींटाकशी करते कहते, क्या हीरा साहब अपने बेटों को कुछ नहीं बना पाए। तब वो कहते, भैया के लड़के क्या अपने से अलग हैं? हैं तो अपने ही। हमारे लड़कों ने ईमानदारी से अपना कर्म नहीं किया तो फल कैसे मिलेगा? रही बात हमारे बेटों को, हमने बड़ी कोशिश की, वे नहीं आगे बढ़ पाए, तो इसमें मेरा क्या कसूर है, मेरा क्या दोष है? जब तक मेरी कमाई है तब तक ऐश करेंगे, जब खत्म हो जाएगी तब तो चलेंगे, तब चेतेंगे। जब आदमी को पड़ती है ना, तब चेतना ही पड़ता है उसे। हमारे बेटे भी चेतेंगे। रामपुर के लोग हीरा साहब को अपने आदर्श मानते थे। हीरा साहब ने अपने जीवन में किसी का बुरा नहीं किया था। भाईपन के लिए बड़ा त्याग किया, बहुत बड़ा त्याग किया था। संयुक्त परिवार की मर्यादा को टूटने नहीं दिए, अपने जी अपनी पत्नी और बच्चों को शहर नहीं ले गए ताकि परिवार जुड़ा रहे, संयुक्त परिवार बना रहे। अपने भाई के नाम सबसे पहले जमीन खरीदे, इसके बाद अपनी भाभी के नाम खरीदे। गांव के लोग थोड़ी और हीरा को साथ देकर कहते, कलयुग के राम लक्ष्मण है। हीरा साहब के मरते ही सब कुछ बिखर गया। सबकी निगाहें हीरा साहब की छोड़ी दौलत उनकी चल अचल संपत्ति पर आ टिकी थी। पत्नी तो 10 साल पहले ही दुनिया छोड़ चुकी थी। हीरा साहब झटपट में मरे थे। ज़्यादातर रकम बैंक में थी, जिसे प्राप्त करने के लिए लंबी कानूनी प्रक्रिया से गुजरना था। 10वें घाट पर ही हीरा साहब के छोड़े धन पर पूरे दिन हर कोई राय मशविरा देने से हर कोई राय मशविरा दे रहा था। हर कोई राय मशविरा देने से चूक नहीं रहा था। लोग सिर मुड़वाते वक्त भी मुंह नहीं बंद कर रहे थे। नाई का हाथ मशीन की तरह चल रहा था। इसके बाद भी भीड़ जमी हुई। लोग दाढ़ी मूछ और सिर मुड़वाकर, उपटन और सरसों का तेल लगाकर पोखर में छलांग लगा लेते थे। शाम होने को आ गई और सिर मुड़वाने वाले कम नहीं हुए। तब गांव के दूसरे लोगों ने भी उस तरह हाथ में थाम लिया। तब जाकर तीनों नाइयों ने राहत महसूस किया। सूरज को ढलता देखकर एक बुजुर्ग बोले, भैया पहले पिंडदान की तैयारी कर लो, नहीं तो रात हो जाएगी। देखो बादल भी चढ़े आ रहे हैं, बरसात भी हो सकती है। बाल कटवाने वाले अब कम हो गए हैं। खैर देर आए दुरुस्त आए।
पिंडदान की रस्म पूरी करने की अब व्यवस्था कर लो। नाई बोला, हाँ दादा, ठीक ही कह रहे हो। रूपचंद कंडा, चावल और एक हड़िया लाकर दो। रूपचंद बोला, काका, सब तुम्हारे सामने रखा हुआ है, कहाँ से लाने जाएंगे? नाई बोला, बुढ़ोती में सब सठिया जाते हैं बाबू, मैं भी सठिया गया हूँ क्या? हुकुमचंद बोले, ठिठोली करते हुए हुकुमचंद बोले, तुम कहाँ से सठिया गए? तुम कैसे सठियाने लगे? तुम तो बस ऐसे ही बाल काटते रहोगे। नाई निखार चंद, नहीं भैया, मुझे भी हीरा भैया जैसे दुनिया के पार जाना ही होगा। कोई नहीं बच पाया है, सबको जाना ही है, मुझे भी जाना ही है, देर सवेर अब नहीं बर्दाश्त होता। कुरुंदी, सुनो कैसी दर्दनाक चीखें आ रही हैं। नाई उस तरह चलते हाथ को रोकते हुए बोले, हुकुमचंद, मृत्युलोक से तो सभी को जाना है। हुकुमचंद बोले, भाई, मृत्युलोक तो सभी को जाना है, देर सवेर तुम भी चले जाओगे, हम भी जाएंगे। दुनिया चली गई, जमाने के लोग चले गए, राजा रंक फकीर सब चले गए। ऐसी दुनिया है वो, जहाँ से कोई खत चिट्ठी चौपाटी तो आती नहीं है। वहाँ सबको जाना है, देर सवेर सबको मरना है। नाई निपोर चंद बोला, अभी तो नहीं जा रहे हो काका, जरा हाथ जल्दी जल्दी चलाओ तो नहीं तो देर हो जाएगी। वैसे ही देर हो गई है, पेट में चूहे कूद रहे हैं, दाना भुजना देख रहे हो, तैयार है। नाई निखार चंद बोला, ठीक है भैया, पिंडदान तो हो जाने दो। छोरी भैया, पिंडदान तुम करोगे फुलेश्वर? छोरी बोले, फुलेश्वर करेगा, बड़ा बेटा तो वही है, हम कैसे करेंगे? नाई निखार चंद बोला, ठीक है, फुलेश्वर इधर आ जाओ, अब तुम्हारा बाल काट देता हूँ, क्योंकि पिंडदान शुरू हो जाए, बाकी आते रहेंगे, बाल कटवाते रहेंगे। पिंडदान का काम जल्दी शुरू करना होगा। निखार चंद तनिक देर से फुलेश्वर के सिर पर बाल उसके आगे गिरा दिए। कुछ दाढ़ी सब साफ हो गया, मूछ दाढ़ी सब कुछ साफ हो गया। फुलेश्वर दाढ़ी मूछ और सिर मुड़वाकर उपटन और तेल लगाकर पोखर में नहाकर आए और पिंडदान की रस्म पूरी करने के लिए बैठ गए। निपोजद ने आवाज लगाई, अरे, और कोई तो नहीं बचा है जिसको बाल कटवाना है तो आकर कटवा ले, नहीं तो अब बहुत देर हो चुकी है। छोरी का बेटा, छोरी बाबू हीरा भाई से बड़े थे, वे उनका बेटा कपिलेश्वर बोला, काका, अभी तो कई लोग बाकी हैं, मैं भी बाकी हूँ। निपोर चंद बोला, बेटा तू इधर आ जा। नाई निपोर चंद बोला, बेटा तू जल्दी से आ जा, इधर आ जा, पहले तेरा बाल काट दो, बाद में दूसरों का बाल काटता रहूंगा। छोरी बोले, निपोर चंद, कपिलेश्वर की मूछ मत छीलना। छोरी
कपिलेश्वर के पिताजी थे, हीरा साहब के बड़े भाई थे, पर वे क्या बोले? नाई से बोले, कपिलेश्वर की मूछ मत छीलना। कपिलेश्वर बोला, क्यों बाबूजी? छोरी बोले, पुलेसर तो मुड़वा दिया, तेरा मुड़वाना जरूरी नहीं है। निपुण चंद बोला, बेटवा कह रहा है तो मुड़वा लेने दो, क्या फर्क पड़ेगा? 2 दिन में तो फिर उग आएगी। घर की खेती है, कहाँ दूसरे के खेत में उगाना है। छोरी, नहीं मुड़ना है, मूछ तो नहीं मुड़ना है। मूछ मत मुड़ना, मत मुड़वाना, मूछ मत कटवाना, मूछ रखे रहो। सिर मुड़वा दिए उतना बहुत है, मूछ मत कटवाना बेटा। छोरी बोले। कपिलेश्वर बोला, बाबूजी क्यों मना कर रहे हो? छोरी, मैं तो जिंदा हूँ, तू मूछ मुड़वाएगा? अरे जिसका बाप मरता है वही सिर, दाढ़ी और मूछ मुड़वाता है। छोरी, बड़े भाई थे हीरा साहब के, वही बोले, जिनके लिए हीरा साहब लक्ष्मण थे, अपने बेटे की मूछ मुड़वाने से मना कर रहे थे। बोले थे, बेटा मैं तो जिंदा हूँ, तू मूछ क्यों मुड़वाएगा? तेरा बाप थोड़ी मरा है। अरे जिसका बाप मरता है उसका सिर, दाढ़ी, मूछ बनाया जाता है, वही सिर, दाढ़ी, मूछ मुड़वाता है। तेरा बाप मैं हूँ, जिंदा हूँ। कपिलेश्वर त्रिपुर चंद से बोला, मूछ मोड़ दो काका। कपिलेश्वर जो छोरी का बेटा था वही बोला, काका मूछ मुड़ दो, काट दो मूछ, लगा दो उस तरह मूछ पर। मेरी मूछ मुड़वाने से पिताजी नहीं मरेंगे। चाचा ने तो पिताजी से ज़्यादा हम लोगों के लिए किया है। असली पिता के तो वही हकदार हैं। पिताजी, तुमने हमारे लिए क्या किया है? कपिलेश्वर बोला, पिताजी तुमने हमारे लिए क्या किया है? सब कुछ तो चाचा ने किया। मूछ मुड़वाने से क्या हो जाएगा? फिर तो 2 दिन में मूछ जम ही जाएगी। तुम क्यों मरे जा रहे हो मूछ की चिंता में? सब तो चाचा का किया हुआ है, तुम्हारा क्या किया हुआ है? चाचा चाची ने पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, पाँव पर खड़ा होने लायक बनाया। तुमने तो कुछ भी नहीं किया है। चाचा की दी हुई धोती की फूंट पकड़कर चौधरी करते रहे। देवता समान चाचा की मौत पर मूछ तक नहीं बनवाने दे रहे हो। असल में इसके चाचा हकदार हैं। सुनो बाबूजी, असल में मेरी मूछ के हकदार मेरे चाचा हैं, तुम नहीं। मैं तो मूछ मुड़वाऊंगा। कपिलेश्वर बोला। घाट पर जमा लोग कपिलेश्वर की हाँ मिला रहे थे। छोरी गुस्से में लाल हो गए। छोरी को कपिलेश्वर की बात बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वे गुस्से में लाल हो गए और बोले, मूछ नहीं देना बस, मूछ नहीं देना बस। वे जिद पर अड़ गए थे। छोरी की बात हीरा साहब के समधी द्वारिका प्रसाद को बर्दाश्त नहीं हुई। इस
रसम रसम के मौके पर घाट के दिन बात उतरवाने में हीरा साहब के संग भी द्वारिका प्रसाद भी मौजूद थे। वे उठ खड़े हुए और थोड़ी के सामने जा खड़े हुए और बोले, क्या भैया, तनिक सी बात का बतंगड़ बना रहे हैं। हीरा भैया का घाट है जो 10 दिन पहले तक तुम्हारे लिए लक्ष्मण थे। तुम्ही हीरा भैया का घाट बीत रहा है जो तुम्हारे लिए 10 दिन पहले ही लक्ष्मण थे। तुम्हें कंधे पर उठाए चला करते थे। आज उनके लिए तुम कैसे और क्यों पराए हो रहे हो? क्या कुछ नहीं किया तुम्हारे लिए? हीरा साहब ने सब कुछ तो तुम्हारे लिए किया, सब तो उनका ही बनाया हुआ है। भैया तुमने क्या किया? तुम जरा सोचो तो सही। तुम्हारा बेटा है, ठीक है, कपिलेश्वर तुम्हारा बेटा है, कौन मना कर रहा है? मूछ मुड़वाने से क्या हो जाएगा? ठीक है, मत मुड़ो, मत मुड़वाओ। तुमने क्या किया अपने बच्चों के लिए, परिवार के लिए? सब कुछ तो हीरा साहब का किया है। क्यों भाई साहब की नेकी पर धूल डाल रहे हैं? ये कैसा परायापन है ठोरी भैया? हीरा भैया की मरती हुई भाई बहनों, ये कहानी यही समाप्त होती है। देखिए, सोचिए, जब तक आदमी जिंदा है तब तक उसके सभी फ्री है, उसके लिए सभी फ्री है। जैसे ही आदमी दुनिया से विदा होता है, अपने खून के सगे भी परायेपन के शिकार हो जाते हैं। भाई बहनों, ये कहानी आपको कैसी लगी? उस अपने टिप्पणी के माध्यम से हमें बताएं, आवश्यक सुझाव देते रहें। यदि संभव हो तो मेरे चैनल, मेरे यूट्यूब चैनल @नंदलाल भारती को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, शेयर करें। भाई बहनों, शेयर करने, सब्सक्राइब करने, फॉलो करने में कोई पैसा नहीं लगता है। इससे हमारा उत्साह वर्धन अवश्य होता है। तो कृपया हमें सपोर्ट करें और मेरे चैनल को फॉलो, शेयर और सब्सक्राइब करें। फिर किसी कहानी, कथा, लव कथा, कविता के साथ आपके समक्ष इसी चैनल पर उपस्थित होगा। आप अपना ख्याल रखिए। गर्मी प्रचंड होती जा रही है, गर्मी से बचकर रहिएगा। आप अपना विशेष ध्यान रखें। फिर मिलते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।